हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। मैं गौरव कुमार सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल पे आज आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे उसी गोली दर्पण के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर और फोकस लेंथ स्मॉल एफ में होती है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो चूंकि हमने पढ़ा कि गोली दर्पण हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम डेरिवेशन किसके लिए करेंगे, कॉनकेव मिरर के लिए करेंगे। तो अब इसको प्रूव करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो और नोट्स पसंद आती हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और साथ ही साथ अपने से जो संबंधित आपके दोस्त हों, जो फ्रेंड हों आपके, चाहे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हों, उनको भी अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोग की भी पढ़ाई अच्छे से हो सके, वो लोग भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। तो आइए अब हम इस पे डेरिवेशन करते हैं। तो पहले जब अवतल दर्पण की बात की जा रही है तो हम पहले अवतल दर्पण का डायग्राम देखते हैं। देखिए लैंग्वेज जो है मैं बोलते चल रहा हूँ और नोट्स में आपको लिखा भी गया है, तो लैंग्वेज को मैं बोलते चल रहा हूँ। तो क्या कहा जाएगा कि माना एक अवतल दर्पण यम डैश है, तो हमने एक अवतल दर्पण बना दिया जो क्या हो गया हमारा यम डैश। और अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तन अंदर वाली सतह से होता है और ऊपर वाला सतह क्या होता है, पॉलिश किया होता है। ठीक, अब क्या कहा जाएगा, इस पर एक मुख्य अक्ष होता है जो हमारा दर्पण के बिंदु P पर क्या होता है, काटता है। दर्पण के बिंदु P पर क्या होती है, काटती है, जो क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। अब कहता है कि इस मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश किरण AB, समानांतर का मतलब जितनी भी रेखाएं ऐसे ऐसे जाएंगी, ये सारी रेखाएं क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी। तो इसके समानांतर एक प्रकाश किरण क्या मान लिया जाए, A और B, जिसको कहते हैं आपतित किरण। तो एक आपतित किरण AB दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है या टकराती है और फिर टकराने के बाद मुख्य अक्ष के फोकस F से होते हुए परावर्तित हो जाती है किस दिशा में, BD दिशा में। तो यह क्या हो गई, फोकस F से होते हुए BD दिशा में परावर्तित हो गई। अब कहता है जब यह आपतित किरण या परावर्तित किरण, तो परावर्तन के नियम में पढ़ा गया था ना कि यह आपतित किरण और यह परावर्तित किरण, तो इनके बीच में हमारा एक अविलंब ड्रा किया जाता था, जिनके बीच का कोण आपस में क्या हो जाता था, बराबर हो जाता था। तो देखो अब यहाँ से भी हम एक लंब ड्रा करेंगे जो इस मुख्य अक्ष पर बिंदु C पर आकर क्या होती है, मिलती है, और बिंदु C क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब कहता है कि परावर्तन के नियम से हमने पढ़ा था कि यह कोण I कोण R का क्या होता है, बराबर होता है, यानी जितना I होगा उतना ही क्या होगा, R होगा। यानी अगर I हमारा 45 अंश है तो R भी कितना होगा, 45 अंश होगा। अगर यह 30 अंश है तो ये भी कितना होगा, 30 अंश होगा। अगर यह थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, यानी जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो अब हम कहते हैं कि जो यह आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण है परावर्तन के नियम से, तो उसको हम मान लेते हैं क्या, थीटा। तो परावर्तन के नियम से जितना ये होगा इतना ही आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण जितना होगा उतना ही परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का होगा। यानी यह थीटा है, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा परावर्तन के नियम से। तो अब इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं, एक एक स्टेप मैं करते चल रहा हूँ, बताते चल रहा हूँ। तो अब यहाँ लिखा जाएगा परावर्तन के नियम से। तो देखो परावर्तन के नियम से कौन कौन सा एंगल है, A, B और C। तो एंगल ABC बराबर किसके है, एंगल CBF के है। तो एंगल क्या हो जाएगा, CBF के। तो किस नियम से होगा ये, परावर्तन के नियम से होगा।
इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब जितना कोण हमारा इस AB से और अविलंब के बीच बना है, यानी AB और BC के बीच का जो कोण हमारा थीटा है, वही थीटा हमारा किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि क्लास 9th में आप लोगों ने एकांतर कोण पढ़ा था। तो देखो, जब भी कोई आकृति ऐसे जेड आकार की दिखती हो, देखो यहाँ पे जेड आकार का दिख रहा होगा, यानी यह बी है या ए है या सी है और यह क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं अभी क्या है, पी है। ठीक, तो ए बी सी पी, देखो जेड की आकृति दिख रही है ना, तो यानी जितना कोण यह होगा उतना ही कोण हमारा ये भी होगा एकांतर कोण के नियम से। तो कहीं पे भी ऐसी आकृति अगर दिखती हो तो एकांतर कोण से यह दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो देखो ए बी और सी, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर, अब इस कोण की बात की गई है तो यह कोण किससे बना, देखो बी सी पी से बना हुआ है। तो अब यहाँ लिख देंगे कोण बी सी पी के। ठीक, तो अब अभी पी यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे हम इस बी से इस मुख्य अक्ष पर एक लंब ड्रा कर देते हैं, बी एन कर देते हैं। तो अब जहाँ पी है वहां पे आप एन लेते चलो, अभी आगे समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। हमने इस मुख्य अक्ष पर बी एन एक लंब ड्रा कर दिया, तो अब देखो ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एन के, तो कोण बी सी एन के। तो जहाँ पी लिखे तो वहां पे अभी हम एन लिख दिए हैं डेरिवेशन करने के लिए। तो अब हो जाएगा, किस नियम से ये हो जाएगा, एकांतर कोण के नियम से। क्लियर है? अब देखो, अगर यह एंगल हमको पता चल गया तो अगर किसी फार्मूले से अगर ये भी हमको एंगल पता चल जाता है तो हम डेरिवेशन आसानी से कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने ए बी सी और बी सी एन को आपस में एकांतर कोण कह के बराबर किया है, वैसे यह भी कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। देखो कैसे, अब हम इस रेखा को यहाँ बनाते हैं। देखो यह हो गया हमारा ए, यह हो गया हमारा बी। अब कौन सा है, इस एंगल को पता करना है, तो यह रेखा आ रही है, देखो यह रेखा आई बिंदु एफ पे। अब एफ से कहाँ पे जा रहा है, एन पे, तो यह हो गया हमारा एन। देखो पहले वाली आकृति दिख रही है, जेड की आकृति यहाँ पे दिख रही होगी। तो अब इस एंगल की बात करता है, तो देखो यह एंगल दो भागों में डिवाइड है, एक थीटा और दूसरा भी थीटा। तो जब यह दोनों कोण थीटा थीटा है तो टोटल कोण कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो यह कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो एकांतर कोण से यह भी कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो यानी कौन कौन सा एंगल मिला है, देखो ए बी एफ के। तो अब हम लिखेंगे सिमिलरली ए बी एफ के, यानी कोण ए बी एफ बराबर कोण क्या हो जाएगा, बी एफ एन के, कोण बी एफ एन के। किस नियम से हो जाएगा, वही सेम चीज एकांतर के नियम से। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, किस नियम से हो जाएगा, एकांतर कोण के नियम से। तो अब हम आसानी से कर सकते हैं। तो यह टोटल एंगल कितना हो गया हमारा, 2 थीटा के, तो यह एंगल भी कितना हो जाएगा, 2 थीटा पे हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। अब 2 ट्रायंगल कौन कौन से हैं, देखो मैं यहाँ फिगर बना के दिखा रहा हूँ। देखो सी बी एन है, देखो ये हमारा सी है, बी है, एन है। ठीक, यह दिख रहा होगा फिगर में। और दूसरा एक इसी में ट्रायंगल दिख रहा होगा, जो कौन सा है, बी एफ एन में। तो ये बी हो गया, ये एफ हो गया, ये एन। यह 90 है, यह एंगल थीटा है और यह एंगल क्या है, 2 थीटा है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल को हम पार्ट वाइज लेके चलेंगे और tan थीटा का मान निकालेंगे और उसके बाद से हम डेरिवेशन प्रूफ कर देंगे। इजी है। देखो पहले कौन सा ट्रायंगल लेके चले, बी सी एन, फिर सेकेंड राउंड में
बी एफ एन के। तो समझ में आ रहा होगा, वही फिगर में से यहाँ निकाल के बताया हूँ कि एक कौन सा है बी सी एन है, तो बी सी एन, और दूसरा क्या है बी एफ एन है, तो बी एफ एन। तो पहले थीटा के लिए फिर 2 थीटा के लिए निकालते हैं पार्ट वाइज। तो देखो अब निकालेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा था बी सी एन था, तो बी सी एन में, अब बी सी एन में हम निकालेंगे क्या है हमारा एंगल थीटा है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार, यानी यहाँ क्या हो जाएगा लंब और अपान क्या हो जाएगा आधार। तो देखो अब लंब कौन सा होता है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और उससे जो एंगल होता है उससे जो रेखा मिलती है उसको हम आधार कहते हैं, और बड़ी वाली रेखा क्या हो जाती है कर्ण हो जाती है। तो लंब रेखा कौन सी है बी एन है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी एन, और आधार कितना है सी एन है, तो सी एन। ठीक, अब इसी तरह से हम निकाल देंगे समकोण त्रिभुज। अब देखो 2 थीटा के लिए निकालना है, तो बी एफ एन में, तो समकोण त्रिभुज बी एफ एन में सेम चीज। अब tan, अब यहाँ पे थीटा की जगह पे देखो क्या है 2 थीटा है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला सेम होता है लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। अब इसके लिए देखो इस थीटा के लिए लंब का कार्य क्या है बी एन है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी एन, और आधार इसके लिए कितना हो जाएगा एफ एन, तो एफ एन। ठीक, यानी हमने दोनों समकोण त्रिभुज को लेके tan थीटा और tan टू थीटा का मान क्या किया हमने निकाल लिया। अब क्या कहा जाएगा, यदि थीटा तथा 2 थीटा अत्यंत सूक्ष्म हो तो तब जो tan थीटा होगा वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके थीटा के, किसके बराबर हो जाएगा थीटा के, और जो हमारा tan 2 थीटा होगा वो लगभग बराबर हो जाएगा किसके 2 थीटा के। क्या कहा गया है, यदि थीटा और 2 थीटा अत्यंत सूक्ष्म हो तो जो उनसे बनने वाले एंगल हो वो भी क्या होंगे लगभग उन्हीं के क्या होंगे बराबर हो जाएंगे, यानी tan थीटा या 2 थीटा भी किसके बराबर हो जाएंगे थीटा और 2 थीटा के। तो जहां जहां tan थीटा वहां पे थीटा, और जहां जहां tan 2 थीटा है उसके जगह पे 2 थीटा रखेंगे। तो देखो अब हम लिखेंगे, अगर इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बना लें इक्वेशन नंबर 2, तो अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखो जहाँ tan थीटा है उसके जगह पे हम लगभग क्या लिख देंगे थीटा, तो इसका मान क्या होता है लगभग, जो बीच में यह सिंबल बना है इसका मतलब क्या है लगभग है। तो जहाँ पे tan थीटा उसके जगह पे हम थीटा लिख देंगे, तो 1 और 2 से, तो थीटा बराबर देखो कितना है bn बटा cn, तो लिख देंगे bn और बाई कितना हो जाएगा cn, और जहाँ tan 2 थीटा है उसके जगह पे हम क्या लिख देंगे 2 थीटा है, तो देखो समीकरण 2 में 2 थीटा लिख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू bn और बटा कितना हो जाएगा fn हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ थीटा का मान निकला हुआ है, तो इस थीटा का मान अब अगर यहाँ हम रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो इसको अगर हम समीकरण 3 बना लें, इसको समीकरण 4। आप इच्छा करते इक्वेशन बनाने के लिए तो बनाइएगा, नहीं तो सीधे लिख दीजिएगा थीटा का मान रखने पर। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 से थीटा का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो जब अब इक्वेशन 4 में हम रखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू, अब थीटा के जगह पे कितना है bn बटा cn, तो लिख दिया जाएगा bn बाई कितना हो जाएगा cn इक्वल टू किसके है bn अपन क्या हो जाएगा fn क्या हो जाएगा, तो देखो bn से bn क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा
2, अब इसका इधर गुणा कर दीजिए तो Fn हो जाएगा, इक्वल टू इसका गुणा इधर कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा Cn के। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 5, यानी 2Fn बराबर किसके हो गया Cn के हो गया। अब ये देखो, अब इसके बाद से कहा जाएगा कि जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, यानी यह यम और यम डैश अब इतना ना हो कि छोटा होते जाए, तब यह जो यन है यह पी के अत्यंत समीप हो जाएगा, यानी यह यन जो है लगभग पी पर स्थित हो जाएगा। तब इस स्थिति में जो यन होगा वह पी के बराबर, यानी जहाँ यन होगा वहाँ पी आ जाएगा। तो अब हम इक्वेशन नंबर 5 से देखते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 से, ऊपर यह लैंग्वेज आप लोग को नोट्स में दिया गया है, मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ। अब एक एक लाइन लिखना यहाँ जरूरी नहीं है। तो जहाँ जहाँ यन होगा उसके जगह पे क्या हो जाएगा पी, क्योंकि यन किसके बराबर किस पे आ गया है पी पे आ गया है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे चित्र से। चित्र से अब क्या लिख देंगे बेटा कि जो Cn होगा लगभग PC के बराबर हो जाएगा और Fn बराबर किसके हो जाएगा Fp के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से समीकरण 5 से हम लिख देते हैं इजी वे में कि 2Fn की जगह पे क्या हो जाएगा Fp हो जाएगा और Cn की जगह पे क्या हो जाएगा PC हो जाएगा। इतनी मेरी बात क्लियर हो गई होगी ना। अब क्या आ जाएगा कि इस PF और PC का मान हमको निकालना है। तो कल आपको बताया गया था कि कल के लेक्चर में कि जो दर्पण का ध्रुव होता है उस ध्रुव से और जो वक्रता केंद्र होता है C, उनके बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते थे। तो देखो, दर्पण का ध्रुव और जो वक्रता केंद्र C है, इसी दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको किससे डिनोट किया जाता है R से किया जाता है। तो यानी यह जो दूरी हो जाएगी कैपिटल R की हो जाएगी। तो फिर यहाँ लिख देंगे चित्र से जो PC है बराबर किसके है R के है। ठीक, फिर कल कहा गया था कि दर्पण का जो ध्रुव होता है और जो फोकस होता है, उस फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसको स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो, दर्पण का ध्रुव है और फोकस f है, तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी फोकस दूरी, जो होता है हमारा स्मॉल f के, यानी जो PF होगा बराबर हो जाएगा स्मॉल f के। तो एक चीज बच्चों इस पे ध्यान देना कि जब अभी हम आगे इसके बाद चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ेंगे, तो उस चिन्ह परिपाटी में पढ़ा जाता है कि जो अवतल दर्पण की दूरियां होती हैं, सारी दूरियां कैसी होती हैं निगेटिव होती हैं, माइनस में होती हैं। कैसे देख लो, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी में जब पढ़ा जाएगा तो राइट साइड का जितना भी होता है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव, अपर साइड पॉजिटिव एंड लोअर साइड निगेटिव। तो अब कहता है कि जब अवतल दर्पण की बात करते हैं तो यह जो डायग्राम बनता है यह क्या बनता है हमारा अवतल दर्पण का। तो देखो, इधर जितनी दूरियां हैं सारी दूरियां क्या दिख रही हैं हमको निगेटिव दिख रही हैं, और इधर की जो दूरियां होंगी पॉजिटिव। तो देखो, अवतल दर्पण में इधर कोई फिगर नहीं है, सारा डायग्राम किधर हमारा माइनस में है। तो यानी जो भी डिस्टेंस हम लेंगे सारे डिस्टेंस किस में होंगे माइनस में होंगे। ठीक, तो अब हम करेंगे क्या, अब यह हो जाएगा 2 अब PF। ठीक, देखो PF किसके बराबर है माइनस F के बराबर है, तो इनटू माइनस F, और जो PC है किसके बराबर है माइनस R के है। ठीक, अब थोड़ा सा इसको हम सिस्टमेटिक करते हैं, माइनस 2F इक्वल टू माइनस R के। तो माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 2F इक्वल टू R के, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं कि F बराबर R/2 के। तो यही फार्मूला हमको क्या करना था एटलीस्ट प्रूफ करना था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है कैपिटल R और जो फोकस दूरी होती है स्मॉल f, उनके बीच का संबंध।
तो हमने यहाँ पे इनके बीच का डेरिवेशन निकाल दिया है कि 2f बराबर आर के, या फिर f बराबर होता है r/2 के। तो सेम फार्मूला आपका उत्तल दर्पण के लिए भी आता है, तो यही फार्मूला हमारा उत्तल दर्पण के लिए भी आ जाता है। तो बच्चों, आज आप लोग जब भी दिन में टाइम मिलता है तो वीडियो को एक बार देख के और अच्छे तरीके से एक बार इसको समझ लीजिएगा, और सेम इसी प्रोसेस से आप उत्तल दर्पण के लिए भी करिएगा, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सेम प्रोसेस, एक एक लाइन एक एक स्टेप आप समझते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप उत्तल दर्पण के लिए करिएगा, और अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो फिर हम उत्तल दर्पण के लिए डेरिवेशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, और अगर वीडियो और नोट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि जो शिक्षा अच्छे तरीके से ग्रहण कर सकें। और तब तक के लिए आपको गुड डे, गुड बाय, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।